नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 9 के साथ इस वक्त बैठक जारी है। इस बैठक में कोरोना कर्फ्यू को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की जो मियाद है उसको बढ़ाई जा सकती है। कल सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट है और टीम 9 की बैठक के बाद यह फैसला लिया जा सकता है कि कोरोना कर्फ्यू की जो अवधि है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उसके कारण उत्तर प्रदेश में देखा यह जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आई है। जो स्पीड थी वो स्पीड कम हुई है। इस वक्त टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद कोरोना कर्फ्यू को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। कोरोना कर्फ्यू को लेकर फैसला आ सकता है और कल सुबह 7 बजे तक उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जारी है। इस वक्त टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री की बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद संभवतः इस बात का ऐलान किया जा सकता है कि कोरोना कर्फ्यू की जो अवधि है उसको बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया जाएगा और कम से कम मानकर चलिए कि 5 से 7 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और क्योंकि अभी तक जो कोरोना कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में लगाया गया है उसके सकारात्मक नतीजे नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उसमें कमी आई है। पहले जो मामले 40,000 तक जा रहे थे, अब वो 30,000 के नीचे हैं या 30,000 के आसपास रिपोर्ट हो रहे हैं। लखनऊ जो सबसे ज़्यादा प्रभावित था वहाँ पर 5,000 से ऊपर केस आ रहे थे। वहाँ पर स्थिति अब यह है कि 2,000-2,500 के करीब संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। तो स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है और इसके पीछे एक बड़ी वजह आम लोगों के कोरोना को लेकर प्रशासन को सहयोग करने के साथ ही कोरोना कर्फ्यू को भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि लोग बाजार बंद हैं तो लोग बाजारों में जुट नहीं रहे हैं। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए एसके, कब तक ये बैठक चलने की गुंजाइश है और इस बैठक में किन किन पहलुओं पर, किन किन मुद्दों पर बात हो रही है? बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बैठक है जो प्रत्येक 24 घंटे पर सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं। टीम 9 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बैठक चल रही है। जो अफसर उपस्थित हैं, उसके अलावा जो ऐसे अफसर हैं जो कि क्वारंटीन में हैं, वो वर्चुअली इस बैठक में जुड़े हैं। तो निश्चित है कि महत्वपूर्ण बैठक है। खास तौर पर महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू है और कोरोना कर्फ्यू की वजह से मार्केट्स और बाकी जो सार्वजनिक चीजें हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी चीजों पर रोक लगी हुई है। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब ये बैठक कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि कल सुबह 7 बजे इसकी मियाद खत्म हो रही है। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार देख रही है कि किस तरीके से कोरोना कर्फ्यू के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आई है। जहां रिकवरी रेट बढ़ा है, वहीं जो नए मरीज हैं उनकी संक्रमण दर घट गई है, क्योंकि जो पहले करीब 40,000 आ रही थी वो कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बाद 26 के करीब में है। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अफसरों के साथ चर्चा कर रहे हैं और उन हर पहलुओं पर बात कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं इस कोरोना कर्फ्यू को पूरे सिस्टमैटिक ढंग से लागू किया जाए और ऐसे व्यापारी, ऐसे लोग जो कहीं जो अपना रोजमर्रा की जिंदगी अपने व्यापार के जरिए जुटाते हैं, तो उनके लिए क्या इस दौरान इंतजाम रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जानती है कि कोरोना कर्फ्यू के जरिए ही कोरोना पर काबू किया जा सकता है। तो इस पर लगातार चर्चा चल रही है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के अफसरों के साथ बातचीत कर रहे हैं और इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था कि जितने भी सीएचसीज हैं वहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, कम से कम 20-20 कॉन्स्ट्रेटर हर सीएचसी को उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही साथ गन्ना विभाग और आबकारी विभाग भी लगातार जिला स्तर पर प्रत्येक जिले पर 1 या 2 अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगा, जिसमें 35 से 45 बेड पर एक हॉस्पिटल में व्यवस्था होगी ऑक्सीजन की।
तो कहीं ना कहीं उस पर अब तक क्या काम हुआ है उसका फीडबैक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अफसरों से ले रहे हैं। उसके अलावा कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो लोग होम क्वारंटीन में हैं उनको मेडिकल किट पहुंचाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए थे। मुख्यमंत्री ने कल स्थलीय निरीक्षण भी किया था, तो उस पर अब तक कितना काम हुआ है उसका फीडबैक भी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। साथ ही साथ जो टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर बात थी कि उत्तर प्रदेश में आरटीपीसीआर की टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, हालांकि एक दिन में करीब 2.25 लाख से ज्यादा की टेस्टिंग हो रही है, उसकी संख्या और बढ़ाई जाए, बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा कर रहे हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण विषय हैं जो कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक का हिस्सा है। जी, ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है एसके वाजपेयी कि कोरोना कर्फ्यू का एक सकारात्मक पहलू नजर आया है कि आंकड़ों में कमी आई है, तो माना जा सकता है कि इसको कम से कम 1 हफ्ता के लिए सरकार एक्सटेंड कर सकती है। बिल्कुल, अगर हम इस पर नजर डालें, कोरोना कर्फ्यू की बात करें तो पिछले जो शुक्रवार था, शुक्रवार शाम 7 बजे से यह शुरू हुआ था। शनिवार, रविवार और सोमवार पहले ही साप्ताहिक बंदी थी, जिसके बाद 2 दिन करके इसको पूरे सप्ताह बढ़ाया गया। तो शनिवार से शनिवार की बात करेंगे तो 8 दिन होते हैं और आज 9वां दिन है और कल 10वां दिन जो होगा सुबह 7 बजे ये खत्म हो रहा है। तो निश्चित है कि अगर कोरोना के साइकिल को हम देखेंगे तो 14 या 21 दिन का है, तो निश्चित है कि कम से कम 1 हफ्ते इसको बढ़ाया जा सकता है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री हर पहलू पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान अपना व्यापार बंद रखेंगे, उनको चूंकि व्यापार नहीं कर पाएंगे तो ऐसी स्थिति में उनके भरण पोषण की क्या व्यवस्था की जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कामगारों, श्रमिकों, रोजगारों, पटरी दुकानदारों, रेहड़ी, इन सभी के लिए जो खाद्यान्न वितरण की योजना बनाई गई है उसको लेकर अफसरों को निर्देशित कर दिया गया है। 1 तारीख से वो अभियान भी चल रहा है, तो उसका फीडबैक भी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। तो हर पहलू पर विचार किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए, लोगों की समस्याएं भी कम की जाए, कोरोना को भी रोका जाए। तो ये बिंदु है जिस पर मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं और निश्चित भी है कि और जरूरी भी है हम कहें, क्योंकि अगर कोरोना कर्फ्यू है तो निश्चित है कि बहुत सारे लोग जो लगातार बाहर निकल रहे थे, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ हो रही थी, कहीं ना कहीं वो भीड़ जरूर काबू में है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार इस पर विचार कर रही है कि आखिर किस तरीके से इसको सिस्टमेटिक ढंग से लागू किया जाए, जहां आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति होती रहे, क्योंकि 1 सप्ताह पूरा हो चुका है। ऐसे में वो लोग जो 1 सप्ताह से अपने घर पर हैं, उनके लिए रोजमर्रा की चीजें उनको उपलब्ध होती रहे, इस पर भी मुख्यमंत्री विचार कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जो अपना प्रतिदिन का रोजगार करके अपना जीविका चलाते थे, उनको भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इन बहुत सारी बिंदुओं पर चर्चा के बाद निश्चित है कि एक महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है जो कि कोरोना। चलिए एसके वाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है। आज मुख्यमंत्री वाराणसी के दौरे पर होंगे, जहां पर वो बीएचयू में बन रहे कोविड अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर होंगे, जहां पर बीएचयू में जो कोविड अस्पताल बन रहा है उसका निरीक्षण करने वाले हैं। डीआरडीओ 750 बेड का एक कोविड अस्पताल बना रहा है। करीब दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री योगी वाराणसी पहुंचने वाले हैं। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक उनकी समीक्षा बैठक भी वाराणसी में है। 12 बजे के करीब वक्त बताया जा रहा है जब योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे और बीएचयू में डीआरडीओ जो 750 बेड का एक कोविड अस्पताल बना रहा है उसका उनको निरीक्षण करना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से कोरोना को लेकर किए जा रहे काम की समीक्षा भी करेंगे। आकाश यादव इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, कितने बजे का कार्यक्रम है और क्या कुछ कार्यक्रम आज दिन भर का वाराणसी में मुख्यमंत्री का है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज 1:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे। उसके साथ साथ आपको बता दें कि डीआरडीओ द्वारा जो 750 बेड बनाया जा रहा है उस बेड का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उसके साथ साथ जनप्रतिनिधियों और स्थानीय अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कोरोना का संक्रमण पर कैसे रोकथाम किया जाए, कैसे लगाम लगाया जाए, ये बैठक का मुख्य उद्देश्य है। हालांकि कल मेडिकल टीम, आर्मी के मेडिकल, सेना की मेडिकल टीम वाराणसी पहुंच चुकी है। वो डीआरडीओ में जितने 750 बेड बने हैं उसका निरीक्षण कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि इसमें से 250 जो वेंटिलेटर है, उसके साथ साथ 500 ऑक्सीजन लेवल
बेड है। जो इमरजेंसी में जितने भी हॉस्पिटल से बाहर मरीज एडमिट हो रहे हैं या जगह न मिलने के इलाज के अभाव से मृत हो जा रहे हैं, उसके लिए एक बेहद कारगर ये बेड होगा। जी। और ये जो DRDO 750 बेड का कोविड अस्पताल बना रहा है आकाश, ये कब तक कंप्लीट होगा, इसके बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, आज निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे। कल सोमवार या मंगलवार को ये चालू कर दिया जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद मरीजों को एडमिट कराया जाएगा। यानी काम इसका लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि कल ये खबर आई थी कि उसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, लगभग इनका काम कहा जा सकता है कि काम पूरा चला गया है, पूरा हो चुका है। हालांकि बनारस के जिलाधिकारी ने बता दिया है कि लगभग काम 750 बेड ओके हो गए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, खुद इनका निरीक्षण करेंगे, उसके बाद पीएम मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाई जाएगी। उसके बाद यहाँ जितने मरीज हैं अस्पताल में ओवर हो चुके हैं या बेड ना मिल रहा है, उसके अभाव पे सारे मरीजों को यहाँ पे एडमिट कराया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका। वहीं पंचायत उपचुनाव के लिए लखनऊ में मतदान जारी है। 99 प्रधान पद के लिए वोटिंग हो रही है। पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और 99 प्रधान पद के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें कुशीनगर के 11, बाराबंकी के 7 पदों के लिए मतदान हो रहा है। भदोही में 3, कौशाम्बी में 4 पदों के लिए मतदान इस वक्त चल रहा है। बहराइच के 7, उन्नाव के 8 और बलिया के 6 पदों के लिए मतदान हो रहा है। सोनभद्र में 5, मिर्जापुर में 4, बांदा में 3 पदों के लिए मतदान हो रहा है। 11 मई को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। कुल मिलाकर 99 प्रधान पदों के लिए इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। अमेठी में 3 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए पुनर्मतदान इस वक्त हो रहा है। 3 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए पुनर्मतदान चल रहा है। जगदीशपुर ब्लॉक के इमली गांव के मतदान केंद्र पर मतदान शुरू हो चुका है। शाहगढ़ ब्लॉक के पिछौरा और जामू ब्लॉक के लोरिकपुर में भी वोटिंग हो रही है। तीनों ग्राम पंचायतों में प्रत्याशियों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। के 3 ब्लॉक के इमली गांव में इस वक्त मतदान चल रहा है। शाहगढ़ ब्लॉक के पिछौरा, जामू ब्लॉक के लोरिकपुर में वोटिंग हो रही है और यहां पर ये उपचुनाव हो रहे हैं क्योंकि तीनों ग्राम पंचायत के जो प्रत्याशी थे उनकी मृत्यु हो गई है। 3 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए इस वक्त मतदान जारी है। चुनाव यहां पर कैंसिल हो गए थे क्योंकि प्रधान पद के जो प्रत्याशी थे उनकी मृत्यु हुई है। कुशीनगर में पंचायत चुनाव के लिए 8 विकास खंडों में वोटिंग हो रही है। जिले के 8 विकास खंडों के 12 गांव में इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। पडरौना, सेवरही, तमकुही, फाजिल नगर और दुदही में मतदान हो रहा है। सुकरौली, कप्तानगंज और बिष्णुपुर में भी वोट डाले जा रहे हैं। सभी 12 गांव में शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। प्रधान प्रत्याशियों की मौत के कारण यहां पर वोटिंग स्थगित हो गई थी, इसके कारण यहां पर वोट डाला जा रहा है। इलेक्शन यहां पर कैंसिल हो गए थे, वोटिंग कैंसिल हो गई थी और इसके पीछे जो वजह थी कि जो प्रधान पद के प्रत्याशी थे उनकी मृत्यु हुई। इसके बाद यहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ भोलेनाथ रावत जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता बाराबंकी से, और डीके यादव हमारे संवाददाता हैं कुशीनगर से। सबसे पहले भोलेनाथ, आप बताइए किस तरीके से वोटिंग चल रही है और रुझान आम मतदाताओं में किस तरीके का है? कोविड काल में क्या प्रोटोकॉल के तहत यहां पर वोट डाले जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल
बता दें बाराबंकी के 6 ब्लॉकों के 7 ग्राम पंचायत पर आज उपचुनाव चल रहा है और इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल की बात करें तो कोविड प्रोटोकॉल का कुछ मतगणना स्थलों पर पालन किया जा रहा है। कुछ मतगणना स्थलों पर कोविड नियमों की आज भी धज्जियां उड़ रही है। वो आपको बताते चले कि 7 ग्राम पंचायतों की जो उपचुनाव चल रहे हैं वहाँ पे जो प्रधान पद के उम्मीदवार थे उनका देहांत हो गया था, जिसके बाद आज उपचुनाव चल रहा है और कोविड नियमों का कुछ जिला अधिकारी के निर्देश दिए गए थे कि कोविड नियमों का पालन करते हुए मतदान किया जाएगा, लेकिन कुछ जो पोलिंग बूथ है वहां पे मतदाताओं के द्वारा कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो 6 ब्लॉकों की 7 ग्राम पंचायतें हैं वहां पे 49 मतदाता जो ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार है, करीब 16,000 मतदाता है जो उनके भविष्य का फैसला करेंगे। फिलहाल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। जी ठीक है। कुशीनगर से डीके यादव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डीके यादव, कुशीनगर में क्या स्थिति है वोटिंग की? राष्ट्रीय पंचायती चुनाव के दौरान जो 29 अप्रैल के पहले अगर जिन ग्राम पंचायतों के प्रत्याशियों की आकस्मिक निधन हो गई थी उसको लेकर वहां के जिलाधिकारी ने वहां के चुनाव को स्थगित कर दिया था। विशेष करके इसमें ग्राम प्रधान के ही चुनाव आज जो हो रहा है उसमें 8 विकास खंडों के जिले में जो 8 विकास खंड थे और वहां के 12 ग्राम पंचायतों में आज चुनाव सुबह 7 बजे से लेकर आज शाम को 6 बजे तक चलेगा। आप स्पष्ट जैसे अगर कोविड की बात करें तो आप देखिए किस तरह से हम मतदान केंद्र पे हैं और मतदान केंद्र पे किस तरह से कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। हालांकि भीड़ तो यहाँ ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मास्क लगा के आए हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल जो 2 गज की दूरी की बात अगर कही जा रही है वो चीजें यहाँ दिखने को नहीं मिल रही है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से दिखाने के लिए कि यहाँ कुछ जो है कि पुरुष मतदाता भी हैं, महिलाएं भी इधर मैं चाहूंगा दिखाने के लिए कि यहाँ देखिए कुछ महिला मतदाता भी हैं। ठीक है, अब जो है कि चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे अन्य लोग हो वो जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी फॉलो कराते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी देखा जाए तो मतदाताओं में इसको चुनाव को लेकर अपने गांव के मुखिया का चुनाव करने को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है और लोग इसको लेकर काफी उत्साहित भी हैं और सुबह 7 बजे से ही मताधिकार का अपना प्रयोग कर रहे हैं। अंदर की भी बात करें तो अंदर देखिए किस तरह से पीठासीन जो लोग हैं, अधिकारी जो मतदान कर्मी हैं और अपने जो है कि जो मतदाता आ रहे हैं उनका मताधिकार का प्रयोग भी बड़ी जांच करके और उस तरह से कराया जा रहा है। तो कहीं इस तरह से देखा जाए तो धोखाधड़ी की बात या फिर जो है कि जो मतदाता आ रहे हैं उनमें कहीं उस तरह से फर्जीवाड़े की बात सामने नहीं आई है। हालांकि पिछले बार जो अभी जो 29 अप्रैल को जो चुनाव है उसमें फर्जीवाड़े की बात आई थी सामने, लेकिन इस बार अभी तक इस तरह की सूचना कोई नहीं मिल पाई है। जी ठीक है। और आम लोगों में कोविड को लेकर कोई डर कोई भय, क्योंकि कई जगहों पर यह भी देखा गया कि कोविड के कारण लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो क्या यहाँ पर लोग कोविड के कारण अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं या फिर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वोट डालने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं? जी देखिए, कोविड की बात करें तो कोविड को देखते हुए लोग तो खा रहा है, कोविड का भय तो लोगों के अंदर है। इसलिए आप देखिए लोग जो भी यहाँ मतदाता हैं वो सब जो है कि मास्क का प्रयोग किए हुए हैं और फिर उसके बाद अपना मताधिकार का प्रयोग करें। हालांकि मतदाताओं में उत्साह है अपने गांव के मुखिया के चुनाव करने के लिए, लेकिन कोविड नियमों का पालन भी फिलहाल अब किया जा रहा है। हम अगर कुछ लोगों से बात भी करना चाहते हैं किस तरह से इतना बड़ा इतनी मौतें हो रही है जिले में, फिर भी मतदान करने के लिए आए हैं, किस हिसाब से मतदान करने के लिए आए? मान लीजिए अपना सुरक्षा है, प्रधान को जिताने के लिए आदमी आया है, सहयोग कर रहा है। किस तरह के व्यक्ति की चुनाव करना चाहते हैं? गांव का मुखिया है तो किस तरह से चुनाव होने उसका चुनाव करेंगे आप लोग? युवा पीढ़ी भी है, हम इनसे भी बात करेंगे। नाम क्या आपका? अपने गांव के मुखिया का चुनाव करने के लिए आए हैं, क्या लग रहा है किस हिसाब से मुखिया होना चाहिए? तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये चीजें देखने को मिल रही है कि मुखिया अच्छा होना चाहिए, गांव का विकास करे और उसके बाद से लोगों का भी विकास करे, लोगों को देख रेख भी करे, उसको लेके लोगों के अंदर उत्साहित है और लोग फिर अपने मताधिकार का करने के लिए पोलिंग बूथ पे आए हुए हैं। चलिए आप मेरे साथ बनी रहिएगा। भोलेनाथ भी हमारे साथ बाराबंकी से जुड़े हुए हैं। भोलेनाथ, इस बार जो चुनाव हो रहा है वो एक महामारी के दौर में हो रहा है, तो जो वोटिंग आज हो रही है, वोटिंग के पैटर्न को देख करके आपको समझ में आ रहा है कि लोगों के जहन में कोविड का डर है जिसके कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, या फिर लोग इस बात को नहीं मान रहे कि चलो महामारी है लेकिन हमें वोट भी करना है? बिल्कुल बता दें, महामारी के दौर में ये मतदान चल रहा है
लेकिन कहीं ना कहीं कोविड को लेकर मतदाताओं में भय जरूर बना हुआ है, लेकिन वो अपने ग्राम प्रधान को चुनने के लिए, अपने गांव की गवर्नमेंट को चुनने के लिए कहीं ना कहीं मतदाता आगे बढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में मतदाता मतदेय स्थल पर पहुंचकर अपना अपना मतदान कर रहे हैं। लेकिन कोविड नियमों की बात करें तो जिस तरह कोविड नियमों में मास्क को 2 गज की दूरी को बताया गया है, लेकिन 2 गज की दूरी तो नहीं, लेकिन मास्क सभी मतदाताओं ने अपने फेस पर लगा रखा है, लेकिन 2 गज की दूरी किसी बूथ पर नजर नहीं आई है। कहीं ना कहीं कोविड को लेकर लोगों में भय जरूर है, लेकिन अपने ग्राम प्रधान को चुनने का लोगों में उत्साह भी बना हुआ है। और इश्यूज क्या हैं यहाँ पर बाराबंकी की अगर हम बात करें तो किन मुद्दों को लेकर लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं, और क्या वाकई एक जो पैटर्न देखा जाता है कि अपने जाति धर्म के आधार पर लोग वोट करते हैं, क्या वही पैटर्न नजर आ रहा है? देखिए, जातीय धर्म की बात करें तो जातीय धर्म तो ये हर ग्राम पंचायत में होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत में जो भी प्रधान पद का उम्मीदवार हो तो वो गांव से जुड़ा होता है, हर लोगों के संपर्क में रहता है, तो जातीय कहीं ना कहीं बड़ा मामला होता ही है। इसके साथ विकास को लेकर बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अक्सर गांव के लोग कहते चले आए हैं कि लोग प्रधान होने के बाद जो उनके गांव का सदस्य होता है वो ही दोबारा उनसे नहीं मिलता है, दोबारा उन लोगों से बात नहीं करता, उनकी समस्याएं नहीं सुनता है। तो विकास को लेकर भी एक बड़ा मामला है, क्योंकि विकास को लेकर काफी मतदाता है, जो युवा मतदाता है, उनकी सोच है कि विकास जिस तरह ग्राम प्रधान हमारा होगा, गाँव में विकास होगा, तभी गाँव तरक्की करेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, भोलानाथ और डीके यादव, इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, कानपुर पहुंचने वाली है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ऑक्सीजन टैंकर्स को लेकर जूही यार्ड ये ट्रेन पहुंचने वाली है। पश्चिम बंगाल से ऑक्सीजन लेकर ये ट्रेन कानपुर आ रही है और कानपुर पहुंचने वाली है, और इस ऑक्सीजन से कानपुर और आसपास के जिलों को बड़ी राहत मिलेगी। ऑक्सीजन की जो कमी नजर आ रही है कानपुर और आसपास के जिलों में, उन्हें एक बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस कानपुर पहुंचने वाली है। ऑक्सीजन के टैंकर्स लेकर जूही यार्ड में ये ट्रेन पहुंचने वाली है। पश्चिम बंगाल से ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस टैंकर्स को लेकर कानपुर अब से थोड़ी देर में ही पहुंच जाएगी। बिजनौर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। आरोपियों ने चाचा भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। बिजनौर का मामला है, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। आरोपियों ने चाचा भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश थी और पुरानी रंजिश में ही इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बिजनौर के कोतवाली नगर के घोकलपुर गांव का यह मामला है, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। एक चाचा और भतीजे की हत्या कर दी गई है, और इस हत्या के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो पुरानी रंजिश है। पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और फैजल खान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। फैजल, परिजनों ने किसी पर शक जाहिर किया है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये मामला थाना बिजनौर का है, दोकरपुर गांव का, जहां आज से 3 साल पहले एक मर्डर हुआ था 26 जनवरी को लेके। उसी मर्डर के विवाद में इसी परिवार का विवाद है। उसी परिवार ने आज 2 डबल मर्डर कराया। चाचा भतीजे की मौत के घाट उतार दिया गया है। पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। बात करें, अभी ये पता नहीं चल पाया कि किसने किया, लेकिन अगर पहले प्रथम स्थिति से देखा जाए तो ये आपसी रंजिश का कारण है। आपस में इनमें विवाद चल रहा था परिवार में, उसी विवाद के कारण ये मर्डर किया गया है। पुलिस क्या कह रही है इस प्रकरण पर? देखिए, अगर पुलिस की बात करें, पुलिस बदमाशों की लगातार कॉम्बिंग करके तलाश जारी है। जल्द पुलिस गिरफ्तार करके पता चल पाएगा कि क्या कारण था, क्यों ये मर्डर किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए फैसल। नोएडा में एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी बंद हो जाएगी। एम्बुलेंस चालकों की मनमानी को रोकने के लिए गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने रेट लिस्ट जारी कर दी है, और इस रेट लिस्ट के मुताबिक अब दूरी के हिसाब से एम्बुलेंस सेवा के लिए किराया निर्धारित कर दिया गया है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 1000 रुपये एम्बुलेंस का किराया होगा।
जिस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगा होगा उसके लिए पहले प्रति 10 किलोमीटर की अगर बात करें तो पहला जो 10 किलोमीटर है उसके लिए 1500 रुपये चार्ज होगा। वेंटिलेटर एम्बुलेंस के लिए 2500 रुपये किराया पहले 10 किलोमीटर का होगा। ये किराया निर्धारित कर दिया गया है और इससे अगर ज़्यादा दूरी होती है यानी 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी होती है तो 100 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज देना होगा। यानी कि अगर 10 किलोमीटर तक है तो 1000 रुपये और अगर आप 12 उससे 2 किलोमीटर ज़्यादा जाते हैं 12 किलोमीटर जाते हैं तो 1200 रुपये रेट होगा। और तय रेट से अगर ज़्यादा एम्बुलेंस संचालक लेते हैं तो उन पर अब जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। डीएम सुहास एलवाई ने इसके लिए एक बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है कि अगर कोई भी एम्बुलेंस संचालक ज़्यादा पैसे मांगता है, ज़्यादा पैसे चार्ज करता है तो उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।